नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले एक अच्छी खबर तमाम लोगों के लिए। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर लगी हुई रोक को हटाने का फैसला लिया है और प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया है। 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा। इससे 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 56 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। सरकार ने कोरोना संकट के चलते अप्रैल 2020 में जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगाने का फैसला लिया था। पहले 17% पर लोगों को महंगाई भत्ता मिल रहा था और अब ये 28% पे मिलेगा। Now the central government has decided to increase the dearness allowance. The government has decided to increase the dearness allowance to central government employees and dearness relief to the pensioners with effect from 1st July 2021 to 28%, representing an increase of 11% over the existing rate of 17% of the basic pay or pension. The rate of dearness allowance, dearness relief for the period 1st Jan 2020 to 36/2020 shall remain 17%. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर। हिमांशु, आप हमें इस बात को समझाएं कि जो 17% पर डीए मिल रहा था अब वो 28% पर मिलेगा। कुल मिला के 3 एक तरह से किस्तों में इंक्रीज हुआ, इस दफ़ा 4% बढ़ाया गया है डीए। अब इससे कितना फ़र्क, कितनी बड़ी राहत है लोगों के लिए? यानी अगर एक आप मिसाल दे के बता सकें कि किसी की सैलरी अगर कितनी, एक औसत सैलरी अगर 20,000 या 25,000 की है तो उसको इस महंगाई भत्ते से कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, सीधे तौर पर जो भी महंगाई भत्ता एक आम सरकारी कर्मचारी को मिलता है उसमें 28% जो है, अब 17% अभी तक मिलता था जून महीने तक, लेकिन 1 जुलाई से यानी जुलाई में जो उनकी सैलरी आएगी उसमें जो महंगाई भत्ता है उसका आकलन अब 28% होगा, पहले 17% था। और इसका फायदा जो है करीब 1 करोड़ 13 लाख भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं और पेंशनधारी हैं उनको होगा। यानी इन परिवारों के लिए महंगाई के इस दौर में निश्चित तौर पर एक राहत की खबर, एक महत्वपूर्ण राहत की खबर है। लेकिन फिलहाल जिस बात की बहुत चर्चा थी कि क्या जो 1.5 साल से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर सरकार ने रोक लगाई थी, वो जो बकाया रकम है पिछले 1.5 साल की, देखिए साल में 2 बार सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई से। और पिछले 1.5 साल में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021, ये 3 बार महंगाई भत्ते में सरकार ने बढ़ोतरी नहीं की। इस बार कैलकुलेट करके 28% जरूर किया गया, 11% बढ़ाया गया है, लेकिन ये साफ किया है सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कि जो एरियर है पिछले 1.5 साल का, यानी जो महंगाई भत्ता में आमतौर पर औसतन बढ़ोतरी होती, वो एरियर उनको अब नहीं दिया जाएगा। इन लोगों को कोई भी बकाया रकम जो है वो नहीं पे की जाएगी। लेकिन जो नई सैलरी है उसमें जो उनका महंगाई भत्ता है वो 11% बढ़कर आएगा। निश्चित तौर पर मुझे लगता है राहत की खबर जरूर है, क्योंकि 34,000 करोड़ के आसपास सरकार का जो वित्तीय बोझ है वो होने वाला है इस फैसले के बाद, और निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की खबर है। साथ में सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगले 2 महीने बाद जो इंडेक्सेस हैं महंगाई के, उसके जब पूरे आंकड़े सरकार के पास आएंगे तो सरकार आगे जैसे आमतौर पर रिवीजन होता रहा है डीए हाइक का, वो रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक जो रोक लगी हुई थी 23 अप्रैल 2020 को, जिस वक्त देश में लॉकडाउन था, उस दौरान कैबिनेट ने यह फैसला लिया था, उस फैसले को अब फिलहाल सरकार ने वापस ले लिया है। और इसकी बड़ी वजह जो एरियर नहीं देने की ये है कि जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें गिरावट हुई। या जून में आप देखिए जो आंकड़े आए थे 92,000 करोड़ के आसपास सरकार का जीएसटी कलेक्शन घटकर रह गया है, इसलिए सरकार ने एरियर नहीं देने का फैसला किया है। लेकिन 1 जुलाई से यानी जुलाई महीने में जो सैलरी मिलती है और जो पेंशन मिलता है 1 करोड़ 13 लाख लोगों को, वो अब बढ़कर मिलेगा 11%।
जी, महिमा। तो ये बड़ी राहत की खबर है करोड़ों लोगों के लिए। 11% बढ़कर मिलेगा आपका महंगाई भत्ता, जिस पर रोक लगी हुई थी वो रोक हटाई गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो पिछले साल रोक लगी थी उसका जो बकाया है, जो अरियर है, वो नहीं मिलेगा। तो इस बार जुलाई की जो सैलरी है, वेतन जो है, उसमें 11% बढ़ेगा आपका महंगाई भत्ता। यानी कि अगर आपकी किसी की सैलरी औसतन 20,000 रुपये है तो 2,200 उसमें महंगाई भत्ता अब जुटेगा, क्योंकि 11% की ये बढ़ोतरी है। उत्तर प्रदेश और असम के बाद राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अब जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में सामने आ गए हैं। डॉक्टर शर्मा ने यह कहा है कि जनसंख्या विकास एक समस्या है, अब वक्त आ गया है जब हम दो हमारे एक की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश को जनसंख्या नियंत्रण पर सोचना पड़ेगा ताकि अगली पीढ़ी को एक बेहतर जीवन दिया जा सके। देखिए, जनसंख्या की बढ़ती हुई आबादी तो आज देश के लिए चिंता की बात है ही है। समय आ गया है जब देश को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की आबादी को हम कैसे नियंत्रित रखेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, बेहतर जीवन यापन के साधन उपलब्ध हो सके। मैं तो कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं कि एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि हम दो हमारे दो। अब समय आ गया कि हम दो हमारे एक। हर्षा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। हर्षा, उत्तर प्रदेश, असम और अब राजस्थान भी, और उसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल भी यहाँ पर लोग लाने वाले जनसंख्या नियंत्रण पे। अचानक से जनसंख्या नियंत्रण जो है वो एक हॉट टॉपिक बन गया है। और अब रघु शर्मा जो भी ये कह रहे हैं, जनसंख्या यहाँ पे हमेशा से भारत में जो आबादी है वो एक बड़ा संसाधन भी माना गया, लेकिन इस समय फोकस जो है वो जनसंख्या पर नियंत्रण पे आ गया है। तो इसके पीछे क्या आपको अभी राजनीति लग रही है राजस्थान में भी? देखिए, ये जो बयान आया है स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री का, उसमें मैंने उनसे बात करी थी तो मैंने पूछा था उनसे कि आप प्राइवेट मेंबर के बिल का समर्थन कर रहे हैं या ये आप जनरली एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जनसंख्या पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये मेरे व्यक्तिगत राय है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि राजस्थान में, अगर आपको शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि 95 से जनसंख्या एक नियंत्रण कानून पहले से ही लागू है। यानी कि करीब 2-2.5 दशक से राजस्थान में पहले से ही जनसंख्या कानून लागू है, लेकिन वो एक बहुत छोटे पैमाने पे है। उसमें ये है कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं वो पंचायती राज में सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जिला परिषद के सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जो राजस्थान में सरकारी कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट की ड्यूटी में है या गवर्नमेंट जॉब्स में है, उनको प्रमोशन नहीं मिलता है अगर उनके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं। तो इस तरह का कानून ऑलरेडी राजस्थान में लागू है। ये कई बार कैबिनेट में, अलग अलग कैबिनेट में चर्चा में भी आया है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब ये एक मंशा बनी थी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को प्रमोशन नहीं मिल रहा है वो प्रावधान हटाया जाए। उसे नहीं हटाया गया, उसके बरकरार रखा गया। फिर कांग्रेस के भी कैबिनेट में एक आध बार ये चर्चा पे आया है और ये कानून लगातार कांग्रेस, बीजेपी सब ने इसका समर्थन करते हुए इसे जारी रखा है। तो ये राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में एक पहलू था। लेकिन फिलहाल जो राजस्थान की सरकार है या राजस्थान जो कांग्रेस है, वो अभी जनसंख्या पर कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं ले रही है। ये मंत्री के व्यक्तिगत राय है। जी, मंत्री जी की ये व्यक्तिगत राय है, एक नया शगुफा मंत्री जी ने छेड़ा है। हालांकि यहाँ पर जैसा हर्षा बता रही है कि राजस्थान में पहले से ये कानून लागू है, जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। पर तमाम चुनाव, पंचायती चुनाव, इन सब जगहों पर 2 से ज्यादा बच्चे वालों को इजाजत नहीं है चुनाव लड़ने की। धन्यवाद आपका हर्षा। पर इससे ये साफ है कि ये जो राजनीति है जनसंख्या नियंत्रण पे, वो एक दफा फिर से जोर शोर से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश है, असम है, प्राइवेट मेंबर बिल्स की बात है, और अब राजस्थान में मंत्री रघु शर्मा ये अपना एक निजी बयान दे रहे हैं और उसको उन्होंने एक बार फिर से चर्चा में लाया है। और राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपराध बढ़ने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने आज गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन किया है। हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ जिले में अनुसूचित जाति के युवक कृष्णा वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसे लेकर बीजेपी ने पूरे राज्य में आंदोलन का ऐलान किया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर अनुसूचित जाति विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2.5 साल में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचारों में 35% की बढ़ोतरी हुई है।
अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, कुछ ही महीने बचे हुए हैं विधानसभा चुनावों में और बीजेपी की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। एक तरह से बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे से प्रधानमंत्री कल वाराणसी जाने वाले हैं। विकास परियोजनाओं में तेजी के लिए यहाँ पे 100 दिन का एक्शन प्लान बनाया जाएगा। कल से बीजेपी की यूपी इकाई भी एक्शन में आ जाएगी। लखनऊ में बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक है। पहले दिन योगी आदित्यनाथ बैठक की अगुवाई करेंगे। यूपी वर्किंग कमेटी शुक्रवार को बैठक करेगी। वर्किंग कमेटी को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे पर जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक तरह से प्रचार अभियान की शुरुआत है और उसमें तेजी आएगी। अखिलेश, क्या कार्यक्रम वाराणसी में उनका रहेगा? इसको माना जाए कि बीजेपी के ये एक तरह से चुनाव अभियान, जो प्रचार अभियान है, उसी का बिगुल बजेगा अब? जी बिल्कुल नगमा, आपसे कुछ देर पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि कल वे अपने चुनाव क्षेत्र काशी जा रहे हैं। आपको बताएं कि करीब 1 साल के बाद पीएम की ये यात्रा हो रही है अपने संसदीय क्षेत्र में। पिछले साल वो देव दीपावली का अवसर पर गए थे, लेकिन उसके बाद से इस बार कोरोना की दूसरी लहर थी, इस कारण वो नहीं गए। उनकी जो पहली अब यात्रा हो रही है वो अपने संसदीय क्षेत्र में ही हो रही है। उन्होंने कहा कि काशी के और पूर्वांचल के विकास के लिए करीब 1,500 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का वो या तो उद्घाटन करेंगे या फिर उनको शिलान्यास उनका करेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश बीजेपी अब हरकत में आ गई है पूरी तरह से, 13 तारीख से उन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसमें कि राज्य भर में जो नए पंचायत सदस्य बने हैं, जो ब्लॉक प्रमुख बने हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, उनका सम्मान करने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसमें सांसदों विधायकों को ये कहा गया है कि इस तरह के जो सम्मान समारोह होंगे उसमें उन्हें भी मौजूद रहना है। दरअसल ये इसके जरिए कोशिश कर रही है बीजेपी मोबिलाइज करने की अपने कार्यकर्ताओं को, जो जिनके बारे में ये कहा गया कि वो अपने घर पर बैठ गए थे कोरोना की दूसरी लहर के बाद। तो इसीलिए उनका उत्साहवर्धन करने की कोशिश पार्टी कर रही है। पदाधिकारियों की बैठक भी कल से शुरू होगी। परसों प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। और पीएम का जो दौरा है इसके बारे में बताया गया कि ये शुरुआत है। अब हर महीने चुनाव तक पीएम कम से कम महीने में एक बार जरूर जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष भी जाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश का दौरा कम से कम एक बार महीने में करेंगे। जी धन्यवाद आपका अखिलेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से बीजेपी ने शुरू कर दी और प्रधानमंत्री के काशी दौरे से एक तरह से इसकी शुरुआत हो रही है। कई कार्यक्रम हैं इस दौरान वहां पर और चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो तैयारी भी जोर शोर से है। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद यहाँ दिल्ली में खोरी में डिमोलिशन के ऑर्डर के बाद देखिए किस तरह का है हंगामा। फरीदाबाद के खोरी में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहां पे मीडिया को जाने की इजाजत, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यहां के 10,000 घर गिराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। इससे 30 साल से यहाँ रह रहे लोग, जो यहाँ पर 30 सालों से बसे हुए हैं, वो अब सड़क पर आ गए हैं क्योंकि इन तमाम घरों को हटाने का आदेश है। ये अरावली का इलाका है जहाँ पर जो अतिक्रमण है वो अवैध है। और इस बारे में जो यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वहाँ से हमारे सहयोगी अक्षय। इन टूटे हुए मकानों से बिखरा हुआ सामान निकालते ये लोग खोरी गांव के रहने वाले हैं। आज हरियाणा सरकार द्वारा तकरीबन 400 से 500 मकानों को तोड़ा गया है खोरी गांव में और कहा जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में जो डेमोलिशन ड्राइव है वो जारी रहेगा, तो घरों को लगातार तोड़ा जाएगा। तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 10,000 यहाँ पर ऐसे घर है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध रूप से बनाए गए। लेकिन लोगों का यहाँ पर यही सवाल है कि जब यहाँ पर मकान बन रहे थे या फिर लोगों को यहाँ ज़मीनें सस्ते दाम पर बेची जा रही थी, तब सारे अफसर कहाँ थे और तब इन्हें अपनी जमा पूंजी लगाने से यहाँ पर क्यों नहीं रोका गया। यहाँ पर कई सारे लोग बेघर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में, यहाँ से अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके को तोड़कर साफ़ कर दिया गया है। यहाँ पर हरियाणा पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री की भी कुछ टुकड़ियाँ लगाई गई थी सुरक्षा के लिए। और बीते कुछ दिनों में भी देखा गया है कि लोगों और पुलिस के बीच में यहाँ पर माहौल काफ़ी टेंस था। लोगों से कुछ बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान उनको हुआ है, किस तरह से वो इस पूरे के पूरे वाक़ये को देख रहे हैं और क्या आगे उनका
प्लान है कि वो किस तरह से यहाँ उभरेंगे जो उनको यहाँ पर नुकसान हुआ है, और क्या सरकार किसी प्रकार से उनकी सहायता करने की कोशिश कर रही है। भैया आपका भी घर टूटा है यहाँ पे? हाँ भैया हमारा घर टूटा हुआ है। ये आपका घर है? हाँ भैया जी। तो कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमको भैया 3 साल हो गए यहाँ पे। 3 साल हुए हैं यहाँ हाँ। पर। तो आपका घर अभी बना था या आपने घर खरीदा था? बना हुआ था, बनाया था। तो बना हुआ था तब आपको बताया गया था कि ये अवैध रूप से बना हुआ है? मेरे को नहीं बताया गया था, नहीं बताया गया था भाई। जमीन पहले रखी थी तो बनाया था। अच्छा, उसके बाद आपने मकान बनाया था? बनाया था, 3 साल पहले बनाया था। तो कोई आपको टाइम दिया गया कि घर खाली करना है यहाँ पर, किसी तरह की कोई समझ? कोई टाइम नहीं दिया जाता, कोई टाइम नहीं है। अब कहाँ जाएंगे? बारिश हो रही है यहाँ पे, क्या करें यहाँ पे, क्या करें, रहेंगे झोंपड़ी डालेंगे, क्या करेंगे। अभी हमें ये रीज़न दिया जा रहा है कि यहाँ पे वापस हम पेड़ पौधे लगाएंगे। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के बुक्सवाहा जंगल में अभी माइनिंग के लिए बोल रहे हैं कि वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाने वाले हैं। यहाँ वहाँ पर भी इन्हीं की सरकार है और इन लोगों ने वहाँ का टेंडर दे चुके हैं आदित्य बिरला ग्रुप्स को। तो वहाँ पे क्या हार्मनी हो रहा है बायोडाइवर्सिटी को? सरकार ने हमें कोई रहने का सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं दे रहा। सरकार ने बस ऐसे ही बोल दिया 1400 लोगों को घर मिलेगा, मगर सरकार ने हमें एक लॉलीपॉप दिया है। अब क्या करेंगे? मैं कहूँ जाए मन्ना जी ने सरकार से कहिए मुझे यहीं जहर दे दे आए और मार दे तो अपनी जगह ले जाए। मैं पढ़ाई करती थी और बच्चों को भी पढ़ाती थी यहीं पे खोरी गांव में। मैं पढ़ाती थी बच्चों को, और मतलब जब हमने यहाँ पे मतलब रूम लिया था तब गवर्नमेंट कहाँ थी, और फिर जब मतलब हमने लिया तब क्यों नहीं ऑप्शन उठाया। देखने वाली चीज़ यही रहेगी कि आने वाले वक्त में किस प्रकार से लोगों को एक राहत पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन इस वक्त लोगों को अपने हाल पर रहने के लिए सरकार ने छोड़ दिया है। कैमरा पर्सन सुजीश राम के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना 2020 के दंगों के दौरान एक दंगा पीड़ित की एफआईआर दर्ज न करने पर लगाया गया है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की यह हरकत चौंकाने वाली है। उसने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। 24 फरवरी 2020 को मोहम्मद नासिर को आंख में गोली लगी। 19 मार्च को मोहम्मद नासिर ने पड़ोस के 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जांच किए बिना ये शिकायत अन्य एफआईआर में जोड़ दी। नासिर ने 17 जुलाई को अदालत की शरण ली। 21 अक्टूबर को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन 29 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने इस आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने पूरी जांच बहुत निष्ठुरता और ढिलाई से की है। ऐसा लगता है कि पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी है। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट जा सकता है। हम सब ने देखा पिछले साल दिल्ली में दंगे हुए जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे। दिल्ली पुलिस की भूमिका पर तमाम सवाल उठे। ये भी आरोप लगा कि दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, लेकिन पहली बार इन मामलों में दिल्ली पुलिस पर कड़कड़डुमा कोर्ट ने अपनी संवैधानिक ड्यूटी नहीं करने को लेकर के 25,000 का जुर्माना लगाया है। हमारे साथ मोहम्मद नासिर हैं। मोहम्मद नासिर के आंख में 24 तारीख को दिल्ली में जब दंगे हुए 24 फरवरी को, तो उनकी आंख में गोली लगी थी। इन्होंने कंप्लेन दी थी जिस पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं की। उसके बाद ये कोर्ट गए। कोर्ट में ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि आप इनकी कंप्लेन पर एफआईआर दर्ज करिए। तो दिल्ली पुलिस उस कोर्ट के आदेश के खिलाफ कड़कड़डुमा सत्र न्यायालय चली गई। सत्र न्यायालय ने कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया और पूरी एक बड़ी सुनवाई की, और जिसका जजमेंट कल आया है। दिल्ली पुलिस ने तमाम तल्ख टिप्पणियां की हैं। दिल्ली पुलिस पर कोर्ट ने कहा है दिल्ली पुलिस ने बहुत निष्ठुर होकर कार्रवाई की है, और इस पूरे केस डायरी को पढ़ने पर लगता है कि दिल्ली पुलिस आरोपियों को ही बचाने की कोशिश कर रहे थी, और इनमें जिनको इन्होंने आरोपी बनाया है उसमें इन्हीं के पड़ोस के रहने वाले लोग हैं। नरेश त्यागी, नरेश गौर नाम के कई लोग हैं। सबसे पहले तो बताइए कि आज थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, लग रहा है कि इंसाफ मिल रहा है? आज बहुत राहत महसूस की जा रही है, क्योंकि हम संविधान पे चलने वाले हैं। तो आज ऐसा लग रहा है कि संविधान में ताकत है। और जी सबसे पहले तो 24 तारीख को मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था ये, और जब मेरे शूट किया सामने से, तो मैं तो आरोपियों को देख सकता हूँ किसने शूट किया। उसके बाद पुलिस से हमने गुहार लगाई तो पुलिस ने कोई हमारी गुहार नहीं सुनाई। जितने भी ऑप्शन थे हमारे पास, डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब, सबके पास गुहार लगाई, पर वहाँ से कोई भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला।
उसके बाद हम मजलूम होकर घर में बैठे थे और उसके बाद हम फरियाद कर रहे थे भगवान से कि भाई कोई हमें फरिश्ता भेजो ताकि हमें कोई इंसाफ मिल सके। तो हमने पहले से ही एक जो मजलूमों की सुन रहे थे एडवोकेट प्राचा साहब, SC ST महिलाएं सबकी मजलूमों की सुन रहे थे, तो हमने उनके बारे में कोर्ट गए इस पूरे केस को लेकर। जी कोर्ट गए, वहाँ जाके फिर वो आए और संविधान का हवाला दिया, कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जो हैं उन्होंने जो संविधान बनाया है वो मजलूमों और जो बड़े लोग हैं उनके सबके साथ सबको एक। तो ये बताइए नासिर साहब, मोहम्मद राजा साहब से बात करेंगे हम। ये बताइए कि जो आरोपी थे उनके नाम बताइए, कौन, ये आपके पड़ोस में रहते थे? जी बिल्कुल, ये हमारे पड़ोस में रहते थे। ये नरेश त्यागी, उत्तम त्यागी, सुभाष त्यागी और जी एक सुशील, ये चारों थे। ये भीड़ को लीड कर रहे थे। और जी तो पुलिस ने आपकी कंप्लेन क्लब कर दी थी, दूसरे FIR में कर दी, इसमें सारे आरोपी जो थे उनका कुछ लेना देना नहीं था इस पूरे केस से? नहीं सर, उससे कोई लेना देना नहीं था। उसमें तो बस मुझे इंजर्ड दिखाया गया है, विटनेस दिखाया गया है, जबकि उस इंसिडेंट जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है वो अलग हुआ है और जो उस FIR में दिखाया गया वो अलग हुआ है। जो FIR वाला जी जी। तो यानी आप लग रहा है कि राहत मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल राहत महसूस की जा रही है। 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है दिल्ली पुलिस पर सही कार्रवाई ना करने के लेकर के आपके केस में। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा संदेश है ताकि आगे से कोई इस तरीके से मजलूमों को ना दबाया जाए, जो लोग अवेयर नहीं हैं उनको सताया ना जाए। और भारत के 5 युवक ईरान में फंसे हुए हैं। वहां से उन्होंने वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री से मदद की अपील की है। भारत के अलग अलग राज्यों के 5 युवकों में 2 मुंबई के वर्ली इलाके के हैं। वर्ली में रहने वाले अनिकेत एनपुरे के पिता श्याम अनपुरे का कहना है कि उनके बच्चे दिल्ली के एक एजेंट के जरिए ईरान की मर्चेंट नेवी शिप पर चले गए थे। जुलाई 2019 में सभी उस जहाज पर गए थे। 6 महीने बाद वहां की मरीन पुलिस ने शिप के कप्तान समेत 5 युवकों को भी नारकोटिक्स स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। सभी 400 दिन जेल में रहे, फिर उन्हें रिहा कर दिया गया क्योंकि शिप के कप्तान ने जांच में बताया कि भारतीय युवकों को कुछ पता नहीं है। मार्च 2021 में रिहा हुए, लेकिन उनके दस्तावेज जमा होने की वजह से वो अब भारत नहीं आ पा रहे हैं। ये वो 5 भारतीय युवक हैं जो ईरान में चाबार में फंसे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाकर मदद की मांग कर रहे हैं कि उन्हें वहां से रिहा करके उनके अपने वतन भारत लाया जाए। दरअसल ये 5 साल 2019 में मर्चेंट नेवी शिप में उनकी नौकरी लगी थी। ईरान के एक शिप में ये गए थे अपना भविष्य बनाने, लेकिन वहां पर किसी कारणवश ड्रग के आरोप में फंस गए। हालांकि उन्हें ड्रग के आरोप से मुक्त कर दिया गया है, रिहा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके जो पासपोर्ट हैं और दूसरे दस्तावेज हैं वो वहाँ पर मिल नहीं रहे हैं, दिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए वे ईरान में ही फंसे हैं और मार्च 2021 से भारत आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। इन 5 में से 2 जो युवक हैं वो मुंबई में वर्ली के हैं और इस समय वर्ली में मैं खास करके अनिकेत एनपुरे जो बच्चा वहाँ फंसा हुआ है उसके पिता श्याम एनपुरे के साथ हूँ मैं। जब 3 दिन पहले ये वीडियो आया था तब से इन्होंने लगातार अब कोशिश बढ़ा दी है। हालांकि पहले से भी कोशिश की जा रही है कि उन बच्चों की रिहाई हो, लेकिन इस वीडियो के बाद से एक और बार जोर गुहार लगाई जा रही है कि कम से कम बच्चों को सकुशल वापस लाया जाए क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। सर, ये जो वीडियो है ये 3 दिन पहले आपको मिला, कैसे मिला और उसके बाद अनिकेत से आपकी कब बात हो पाई? अनिकेत से 3 दिन पहले अननोन नंबर से बात हुई थी कि पापा हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने वीडियो भेजा है, हम लोग को इधर से रिहा जल्दी से करो, हमको घर वापस बुला दो करके जल्दी। तो फिर मेरे को डाउट आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर मैंने जितना ईमेल भेजा था एम्बेसी को वो सब ईमेल वापस कर दिया। फिर हम लोगों ने, मैं और नवीन सिंह उनके डैडी, हम लोग दिल्ली में मैं गया था, तभी हम लोगों ने एक अर्जी दी विदेश मंत्रालय, उसकी कॉपी हम लोगों ने प्रधानमंत्री को भी दे दी। क्या किस तरह की मदद मिल पाई? मदद आ रही है, अभी तक कुछ रिप्लाई आया नहीं, लेकिन मदद जरूर आएंगी क्योंकि हम लोगों ने अपील किया है, एप्लीकेशन दिया है कि हम लोग को मदद चाहिए, जरूर आएंगी। अभी आप प्रधानमंत्री से आप क्या गुहार लगाएंगे? मेरे को यही गुजारिश है जितना जल्दी हो सके हमारे लड़के लोग को इंडिया वापस लेके आइए। एक पिता की गुहार है कि उनका बेटा और उसके दोस्त जो बिना किसी गुनाह के बेवजह वहाँ फंस गए हैं,
अब रिहा भी हो चुके हैं, लेकिन दस्तावेज नहीं मिलने की वजह से आ नहीं पा रहे हैं। तो सरकार उसमें मदद करे और जल्द से जल्द बच्चों को कम से कम अपने घर पहुंचाए और जो परिवार है वो बच्चों से मिल सके। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मॉनसून की पहली बारिश में दिल्ली की सड़कें पानी पानी हो गईं। जगह जगह पे जाम है, सड़कों के किनारे पानी भर गया है। जबकि ये हाल तब है जब मॉनसून से पहले नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जाता है। दिल्ली के कौड़िया पुल से बारिश के बाद हालात क्या हैं, ये दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। दिल्ली में आज मानसून की बारिश हुई है और काफ़ी दिनों से इंतज़ार था बारिश का, लेकिन ये बारिश जो है उसका सड़क पर हाल ये है कि आप देखिए कि मैं इस वक्त कौड़िया पुल के पास में हूँ और यहाँ पर लंबा जाम भी लगा हुआ है। सड़क के किनारे पानी भरा हुआ है, फुटपाथ तक पानी भरा हुआ है। यही वजह है कि कई सारे रास्तों को भी जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबा जाम लगा हुआ है। बारिश अगर इसी तरीके से चलती रहेगी तब आप सोचिए कि शाम को जो लोग अपने ऑफिस से घरों की ओर लौटेंगे उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कई सारी जगहों पर पीडब्ल्यूडी के लोग सड़क से पानी निकालने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं चूँकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में आप सोचिए कि पानी निकालने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे तमाम सारी गाड़ियां जो है वो सड़क के किनारे पानी की वजह से ख़राब हो गई हैं, फंस गई हैं गाड़ियां और लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हाल राजधानी का है जहां पर करोड़ों रुपए का बजट पीडब्ल्यूडी और नगर निगम दोनों के पास में है और सफाई के नाम पर, मानसून से पहले सफाई के नाम पर हज़ारों लोग जो है वो रखे जाते हैं, काम करते हैं और करोड़ों रुपए जो है वो उस पर खर्च होता है। लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत ये है कि आज भी थोड़ी सी अगर दिल्ली के अंदर बारिश हो जाए तो आप सोचिए कि कितना लंबा यहाँ पर जाम लगता है और कितनी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। तो जो लोग घरों के अंदर हैं वो ज़रूर बारिश का आनंद उठाएं, लेकिन जो लोग सड़कों पर हैं उनको इस बारिश की वजह से ज़रूर जाम में फंसना पड़ सकता है। दिल्ली से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।